नमस्कार। छठे चरण का चुनाव खत्म हो गया, अब सिर्फ एक चरण का चुनाव बाकी है। 1 तारीख के एग्जिट पोल में पता चल जाएगा कि देश में किसकी सरकार बनेगी। 543 सीटों में से 486 सीटों पर अब वोटिंग हो चुकी है। 28 राज्यों में से 20 राज्यों में चुनाव खत्म हो चुके हैं। अब देश में कुल 57 सीटों पर ही वोटिंग बाकी बची है। तो भाइयों बहनों, अब सवाल ये है कि भाई छठे चरण में क्या हुआ, छठा चरण कौन जीता। तो चलिए शुरू करते हैं। छठे चरण में जब सुपड़ा साफ होने लगा तो इन भाई साहब को सबसे ज्यादा तकलीफ हुई और मुजरा कराने लगे। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। गरिमा, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, शर्म, हया, महामानव सब घोल कर पी चुके हैं। महामानव इन सब चीजों से अब बहुत आगे बढ़ चुके हैं। 2.5-3 किलो गाली रोज खाने वाले महामानव का हाजमा ठीक ना होने के कारण मंच से वही सब उल्टी कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को अभी भी लगता है कि प्रधानमंत्री जैसी पोस्ट पर बैठे आदमी को मुजरा जैसे शब्दों से बचना चाहिए। आज प्रधानमंत्री ने फिर से उनकी जुबान फिसली या क्या कहें, अब समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इनकी शायद आदत नहीं है धूप में जाकर प्रचार करने की। राहुल गांधी की तो आदत है 4000 किलोमीटर वो पैदल चले। प्रधानमंत्री को शायद अब प्रचार से थकान बढ़ गई है। जिन शब्दों का वो इस्तेमाल करते हैं, मुजरा करेगी कांग्रेस पार्टी, इस तरह के शब्द प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए व्यक्ति को बिल्कुल शोभा नहीं देते। प्रधानमंत्री को मुझे लगता है अब आराम की ज़रूरत है और मैं अमित शाह जी और नड्डा जी दोनों से आग्रह करूँगा, अगर आपकी थोड़ी सी भी वो सुनते हो तो उनका तुरंत इलाज कराएं। मोदी की भाषा पर बहस करना पत्थर पे सिर मारने जैसा हो गया है। जब बौखलाहट सिर पर हावी हो जाती है तब शब्द खत्म हो जाते हैं। इंसान गालियों का सहारा लेता ही है। मोदी ने लिया तो भाई क्या बुरा कर दिया, लेकिन परमात्मा का भेजा हुआ बंदा भद्र भाषा का इस्तेमाल तक नहीं कर पा रहा है। इसे देखकर लगता है कि परमात्मा से कुछ गलती हो गई शायद। खैर दोस्तों, दिल्ली में बीजेपी की हालत बड़ी पतली थी। दिल्ली की जनता ने कैसे वोटिंग की, इसको समझने के लिए बूढ़ी दादी को सुनिए। ये बुजुर्ग हैं, राम राम रटने की उम्र है, लेकिन मोदी को खरी खोटी सुनाते हुए वोट डालने पहुंची है। बना दिया ये मोदी ने। मोदी तू पहले अपना घर देख ले, अपने बीवी बच्चा को देख ले। अरे मोदी अपने परिवार को देख ले। मोदी ऐसा मत कर, बच्चों को नौकरी खोल दे। राहुल घूम रहा है, कॉन्ट्रैक्ट लगा रखा है, नौकरी नहीं है, बच्चों के लिए नौकरी नहीं है। इधर हार से बौखलाए मोदी मुजरा कराते रहे, उधर मोदी के झूठे भाषणों से परेशान दादी ने ईवीएम का ऐसा बटन दबाया कि पूरी बीजेपी को नाच नचा दिया। मोदी के नाम पर जब दिल्ली वालों ने वोट देने से मना कर दिया तो राम के नाम पर भी वोट देने की भीख मांगी गई। दीवारों पर भगवान राम के पोस्टर्स लगाए गए। पोलिंग बूथ के भीतर तक बीजेपी के रंगीन पोस्टर्स पहुंचा दिए, लेकिन कमल को कीचड़ में धंसने से रोका नहीं जा सका। मतलब होगा, कांग्रेस आएगी। मोदी को नहीं दिया वोट हमने। मोदी जी का तो जुमला है, मोदी जी को पता नहीं क्या कहेंगे, कभी भैंस पे चढ़ गए, कभी कहीं पे हो गए, कभी कहीं पे चढ़ गए। मोदी जी की बातें सब जुमला, बाद में कहते हैं जुमला था। तो मनोज तिवारी जी 10 साल में एक बार भी यहाँ नहीं आए, क्या जनता क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। उत्तर पूर्वी दिल्ली में क्या होगा इस बार कांग्रेस आएगी। तब पर तो जो 10 साल के सांसद है, यहाँ तक अभी किसी ने उनको जाना भी नहीं, देखा भी नहीं है। ये परिवर्तन चाहिए, 10 साल में परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तन का टाइम है, परिवर्तन चाहिए। कांग्रेस को हमने वोट दिया है। क्या कहना चाहेंगे, क्या सोच के वोट किया है? बदलाव करने के हिसाब से करा है, कांग्रेस को लाना चाहते हैं। यहाँ पर जो है मनोज तिवारी ने कोई काम नहीं किया। लाइन लगा के वोट दे रहे हैं, ये काम किसको आएगा? जब हमें नहीं आएगा तो हमें क्या फायदा लाइन लगा करके, ये बताओ पहले। जब हमें काम नहीं मिल रहा, आगे से हम किराए पे रह रहे हैं, हमारा किराया सस्ता नहीं है, हमारे बच्चों के पढ़ने में परेशानी हो रहा है, क्या फायदा? ऐसे सरकार रखते। सिर्फ कन्हैया कुमार को वोट दूंगा मैं। तिवारी जी ने काम ही नहीं करा तो वोट क्यों दे दिया? केजरीवाल वादे करके पीछे हटना, तो फायदा क्या? वादे करते चले आ रहे हैं लोग, तो फायदा क्या उसका? तिवारी जी ने क्या किया है यहाँ पर? बेचारों ने आज तक आके देखा ही नहीं। नंदनगरी में क्या हो रहा है, सड़कें कैसी हो रही, कोई भी नहीं आके देखा। हम बीजेपी को लाएंगे, मोदी जी को जिताएंगे। देश के विकास में तो चाहिए हमें। देश सुरक्षित है तो हम सुरक्षित है। जब देश ही सुरक्षित नहीं है तो ऐसे लोगों का हम करेंगे क्या?
ये मोदी जी के राज में कोई भी सुरक्षित नहीं है, कोई भी जनता से भारत। पूछिए इनसे, पूछिए, ये कह रहे हैं मोदी सुरक्षित है, बताइए कैसे सुरक्षित है, पूछिए। छठे चरण में बीजेपी की हालत ये थी दोस्तों कि महामानव चुनाव आयोग के घोषित चचा हैं, फिर भी संबित पात्रा ईवीएम के नाम पर रोते दिखे। बोले प्रायोजित रूप से ईवीएम खराब की जा रही है। पूरी टाउन में बहुत सारे बूथ पे ईवीएम मशीन काम नहीं कर रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा लग रहा है कि एक प्रायोजित रूप से ये किया जा रहा है। इन सब नंगे नाच के बीच भी चुनाव आयोग सोता रहा। इनसे अच्छा तो कुंभकर्ण रहा होगा। लंका में चुनाव के दौरान वो जरूर जागता होगा। अनुमानतः चुनाव के 6 महीने छोड़कर सोता होगा। दोस्तों, छठे चरण में उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर वोटिंग हुई। आजमगढ़ में लोगों ने ऐसा ईवीएम का बटन दबाया कि निरहुआ को भोजपुरी फिल्मों में वापस भेज दिया। अब निरहुआ अच्छी फिल्में बनाने पर ध्यान दे पाएंगे। वोट दे दिए हैं? अच्छा, तो तनिक दिखाई दो वोट वाला निशान वहाँ। अरे कौन है देखता कहाँ साइकिल ठोक क्या होती साइकिल तो पहले मरते बताई दियो कि साइकिल यहाँ साइकिल के अलावा कुछ मिल बन करी। ये कहाँ है साइकिलिया चला। तो कहाँ दिमाग में रहा जब वोट डाले गए रही हो? दिमाग यही में रहा दिमाग में कि अखिलेश भैया जीत जाए तो तनी हमारे लोगन का सुख सुविधा मिला और का। अच्छा, के जीती? भाजपा सपा? अभी के जाना था, अभी का जाना था। अखिलेश जीत जाए तो बहुत बढ़िया। अच्छा, अखिलेश जीत जाए तो बड़े बढ़िया है। अच्छा, ठीक है। तो देखिए, आप भी वोट डाल दिए हैं? हाँ। अच्छा, तो एक बार निशानवा दिखा दीजिए। तो क्या मुद्दा था आपके दिमाग में जब वोट डालने गए थे? मुद्दा कोई नहीं था, बस साइकिल वोट डालना था, बस यही मुद्दा था। देखिए, ऐसा है कि आजमगढ़ का रुझान जो है फिलहाल तो जो है सपा का ही है। सपा का ही बेल्ट है, पाउल बेल्ट सपा है। से आप क्या देख रहे हैं आजमगढ़ में? आजमगढ़ समाजवादी पार्टी है, चेंज करना है इसलिए। हाँ, 10 सालों से हम लोग इनका देख चुके हैं। महंगाई, बेरोजगारी, यही सब चरम सीमा पे है, गरीबी है। क्या मुद्दे रहे जिसको लेके वोट डालने गए थे? महंगाई, बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। अच्छा, आजमगढ़ में क्या रुझान देख रहे हैं? आजमगढ़ में सपा की दोनों साइड निकल रही हैं। मुद्दे क्या रहे? नहीं, हम लोग तो अपने बचपन से जब ही वोट देना शुरू किया इसी पार्टी को वोट दे रहे हैं, सपा को। अच्छा, और उसमें कोई बात नहीं है, आजमगढ़ सभी लोग जानते हैं इसके बारे में, पूछने जानने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन पिछली बार का रुझान तो कुछ और था ना, 2022 का। 22 का चुनाव है, उतना इंटरेस्ट किसी का नहीं था। उपचुनाव में यहाँ सिर्फ भाजपा जीतती है, मुख्य चुनाव में कभी नहीं जीती है। और रमाकांत एक बार जीता, वो भी। आजमगढ़ में क्या रुझान देख रहे हैं? अरे धर्मेंद्र जीत रहे हैं। अंबेडकर नगर में ऐसी आंधी चली कि सपा के प्रत्याशी लालजी वर्मा को किसी बहाने से हाउस टेरस जैसा करवाना पड़ गया। क्या समस्या की है और क्या भैया वोट नहीं डालेंगे हम लोग, कैसे डलवा देंगे आप? क्या प्लीज है, मैं नहीं समझता। आप इतनी ठोस लेकर मेरे घर में घुसा है। उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर, जौनपुर, प्रतापगढ़ का भी चुनाव खत्म हो गया। अब रिपोर्ट बताती है कि राजा भैया का विरोध भाजपा को भारी पड़ गया। राजा भैया ने राजमहल में बैठे बैठे ही कई सीटों पर बीजेपी की हालत खराब कर दी। प्रयागराज में भी इंडिया गठबंधन बीजेपी को फाइट देता हुआ दिखाई दिया। परिवर्तन जरूरी है, बिल्कुल गठबंधन बताओ। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को बहुमत से भारी बहुमत हराने जा रहा है। अब फिर आजादी की ओर चल रहा है, फिर से हिंदू और मुसलमान का एक प्रतीक होने जा रहा है। ये मोहब्बत का दुकान फिर से खुलने जा रही है। गर्मी बहुत लग रही है। गठबंधन सरकार बन रही है, हमारे अखिलेश यादव और राहुल गांधी जी की सरकार हमारी बन रही है। इस बार जो है निश्चित तौर पे जो है गठबंधन की सरकार बन रही है। इस सरकार से आम जनता, आम मानस जो है नाखुश है, एकदम तरस रही है। माहौल क्या यहाँ जो है परिवर्तन है। उधर अखिलेश यादव बीजेपी को 140 सीटों पर समेटने का दावा करते नजर आए। हालांकि ये थोड़ा ज्यादा हो गया, लेकिन मोदी जब 400 सीटों का नारा हाँक सकते हैं तो विपक्ष 140 पर समेटने का दावा तो कर ही सकता है। देश की जनता इनको 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। हमने वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े जी से पूछा कि छठे चरण की 58 सीटों पर बीजेपी का सुपड़ा कहां-कहां साफ हो रहा है, तो उन्होंने अपना अनुमान बताया। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, अशोक वानखेड़े जी महामानव की तरह भगवान नहीं है, आपके हमारी तरह इंसान ही है, तो उनका अपना आकलन है,
गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, क्योंकि प्रज्ञा के पन्ना पर दिखाई गई एक एक बात सच होती है। इसलिए मैं ये कह रही हूं कि अगर कोई चुनाव आकलन कर रहा है तो 100% सही होगा, इसकी मेरी गारंटी नहीं है। हाँ, जो घटनाएं मैं आपको बता रही हूं उसके सच होने की 100% गारंटी मेरी है। चलिए अशोक वानखेड़े साहब का अनुमान सुनिए जरा कि अब अंततः आप क्या कहेंगे, ये जो छठा चरण है ये एज एनडीए की तरफ जा रहा है या फिर इंडिया की तरफ है? सीधा सवाल। इंडिया की तरफ जा रहा है भाई, टोटली एज इंडिया की तरफ है। इंडिया की तरफ है। सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण लोग चुनाव लड़ रहे हैं, सबसे बड़ा कारण लोग मन की बात से उब गए हैं, सबसे बड़ा कारण लोग देश की समस्याओं का निदान चाहते हैं। राम मंदिर बिना भोजन न भजन हो गोपाला, और भोजन का मायने मात्र 5 किलो अनाज नहीं है। छठा चरण ओवरऑल जल्दी से सर। जी, तो ओवरऑल हम ये देखें, जैसे हमने आंकड़ा जो रखा उसमें छोटे छोटे जो प्रदेश हैं जहां 1 सीट और 2 सीटें हैं उन सबको जोड़ के देखते हैं तो 13 सीटें इंडिया गठबंधन के हक में और 9 सीटें बीजेपी के हक में जाती हैं। इसके अलावा कुछ बड़े राज्य रह जाते हैं, जैसे असम था, असम में 14 सीटें हैं, उसमें से 5 सीटें इंडिया गठबंधन को और 7 सीटें एनडीए को मिलती दिख रही हैं। जम्मू कश्मीर में 6 सीटें इंडिया गठबंधन के पास आएंगी, एक भी बीजेपी को नहीं मिलेगी। और इसी तरीके से हम ये सारा समाप्त करते हैं। अगर छठे चरण को देखा जाए तो छठे चरण में इस बार जो कितनी सीटें हैं, मैं बोल रहा हूँ संख्या 54 है ना, 58 सर, 58 सीटें जी 58 है। 58 में 14 उत्तर प्रदेश में, आपको 10 हरियाणा में, 24 तो यहीं पर है, और बिहार में कितने 7 सीटों में भी 7। इन सबको देखे तो इस बड़े चंक में बीजेपी को भारी नुकसान होता दिख रहा है। झारखंड में भी 3 सीटें हैं, वहां 3 में शायद एक सीट, बंगाल की 8 जी बिहार बंगाल में 8 सीटें हैं। तो ये 8, 16, 10, 26 और 14, 40 सीटें तो यहीं पर हैं। इन 40 सीटों में हमें साफ दिख रहा है न बंगाल में बीजेपी बढ़ रही है, न हरियाणा में बढ़ रही है, न उत्तर प्रदेश में बढ़ रही है, न बिहार में बढ़ रही है। सब जगह नुकसान ही नुकसान दिख रहा है, और न झारखंड में बढ़ रही है। वहां 3 में 1 सीट शायद बीजेपी जीत जाए, जहां कंटेस्ट में दिख रही है वो हजारीबाग, उसके भी बारे में हम कहते हैं कि हजारीबाग भी वो हारी जाएगी। वो तीनों सीट वो हार सकती है, लेकिन कंटेस्ट में है हजारीबाग में, बाकी जगह तो बहुत पिछड़े हुए। अब इन सब के बीच नरेंद्र मोदी को जनता क्यों जिताए, इसका कारण मोदी खुद बता रहे हैं। अगर आपको अपने घर की टोटी चोरी होने से बचानी है तो मोदी को वोट दीजिए, क्योंकि अब ये कुछ और बचा नहीं सकते ना। अगर आपने मोदी को वोट नहीं दिया तो सपा वाले, कांग्रेस वाले आपके घर की पानी की टोटी खोल ले जाएंगे। अब राहुल गांधी टोटियों का क्या करेंगे, नरेंद्र मोदी जी के टेलीप्रॉम्प्टर में अभी तक ये नहीं लिखा गया, इसलिए नहीं बता पाए। जितना लिखा गया था वो तो उन्होंने पढ़ के बता दिया, आगे पढ़ेंगे तो शायद जरूर बताएंगे। मोदी घर घर पानी पहुंचा रहा है, सपा कांग्रेस वाले आपके घर की पानी की टोंटी भी खोल के ले जाएंगे। अभी 7वें चरण के चुनाव में 5 दिन बाकी हैं, लेकिन जिस स्पीड से नरेंद्र मोदी भाषा में छपरियों को मात दे रहे हैं उससे लगता है कि अभी स्तर और नीचे आएगा। जिस तरह से 6 चरणों में वोटिंग हुई है उसके संकेत अच्छे नहीं दिख रहे हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। हम बड़ी मेहनत से एक रिपोर्ट करके लेकर आते हैं, हमारा साथ दीजिएगा, मनोबल बढ़ाइएगा। नमस्कार।